नहीं पढ़ाएंगे, ले एशिया माल तो नहीं दूंगा, वो दे तो वो तो कुछ नहीं पढ़ा। अभी आशीष का और भंवर लाल का दोनों का बराबर चल रहा है, 246 नंबर। ऐसा कुछ नहीं है, और तुम लोग भी आगे हो सकते हो। देखो जीएस में भला नहीं पढ़े हो, लेकिन गणित को तो पढ़ सकते हो, जिनको गणित आता है तो वहाँ से आगे हो सकते हो। चलिए, गणित में हम लास्ट क्वेश्चन क्या बनाए थे कल, सॉरी रीजनिंग पढ़ रहे थे क्या? हाँ, रीजनिंग में क्या बनाए थे लास्ट क्वेश्चन? क्या वाला दिया था? प्रताप और नवीन वाला दिया था? नहीं, मद्रास और कोलकाता वाला। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन लिखो। यदि EAR बराबर 6, HEAR बराबर 5 हो तो DEAL का मोड क्या होगा? कितना आ रहा है? बना बाकी लोग से? देखो क्या लिया गया है इसमें कि जो ईयर है EAR, इसको बराबर कितना लिया गया है? 6, और HEAR इसको कितना लिया गया है? 5, और हमको किसका बताना है? डिल का। ठीक है, तो अगर इसका नंबरिंग करते हैं तो ये 5, ये 1 और ये कितना होता है? 18, ये 8, 5, 1 और 18, ये 4, 5, 1 और 12, ऐसे है। इनके नंबरों को जोड़ो, कितना हो रहा है? 24 हो रहा है, और 24 को फिर वापस जोड़ेंगे, 24 को 2 और 4 को फिर जोड़ेंगे तो कितना लिया है? 6 लिए। ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ पर 8, 5, 1 और 18 को जोड़ो, कितना हो जाएगा? 33 हो रहा है क्या? 32, सॉरी, कितना हो रहा है? 32, और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना लिया है? 5। समझ में आया? तो इसी तरह ये जो अंक दिए, नंबर वो दिया हुआ है ना शब्द, इसके नंबरों को जोड़ो, कितना हो जाएगा? 22 होगा क्या? 22 होगा, और 22 में भी हम डबल 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, चल इसी तरह के और क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में TEN को 256 से तथा SIXTY 60 को 19827 से संकेतबद्ध किया जाए तो
उसी कूट में 16 को कैसे संकेतबद्ध किया जाएगा। क्या आया? एक दो और 198 2556। देखो इसमें आप देख रहे हो कि 10 के लिए क्या लिया गया है 256 और 60 के लिए क्या लिया गया है 19827। हमको किसका बताना है 16 का। आपने नंबरिंग किया होगा, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, जोड़ा गया है क्या किया गया है। आप दो जो चीज़ दी गई है, दो शब्द जो दिए गए हैं, उसमें कोई एक अल्फ़ाबेट है जो समान है दोनों में है। क्या समान है दोनों में? दोनों में टी है। तो देखो दोनों में टी के लिए क्या लिया गया है, इसमें टी के लिए क्या लिया गया है और इसमें भी टी के लिए क्या लिया गया है। इसका मतलब है कुछ नहीं करना है, जैसे टी के लिए 2 लेना है, ई के लिए 5 लेना है, एन के लिए क्या लेना है 6 लेना है, एस के लिए क्या लेना है 1 लेना है, आई के लिए 9 लेना है, एक्स के लिए 8 लेना है, टी के लिए 2 लेना है, वाई के लिए क्या लेना है 7। जब दो शब्द दिए हों और उन दो शब्दों में से कोई एक अल्फ़ाबेट का नंबर दोनों में समान लिया गया हो तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, एज इट इज जैसे का तैसे लेते जाना है। समझ में आया? आपको कोई नंबरिंग नहीं करना है। यहाँ पर पहला शब्द 10 और दूसरे शब्द 60 में जो अल्फाबेट टी है, पहले में भी टी के लिए 2 लिया गया है और दूसरे में भी टी के लिए क्या लिया गया है 2 लिया गया है। यानी जैसे जैसे अल्फाबेट में अल्फाबेट है और उसका नंबर है, वैसे वैसे हमको उसका क्या लेना है कोडिंग लेना है। क्लियर है? तो एस के लिए हम क्या लेंगे 1 लेंगे, आई के लिए क्या लेंगे 9 लेंगे, एक्स के लिए क्या लेंगे 8 लेंगे, ठीक है। टी के लिए क्या लेंगे 2 लेंगे और ई के लिए क्या लेना है, तो ई के लिए 5 लेना है, ई 2 बार है, और एन के लिए क्या लेना है 6। तो ये हमारा आंसर हो जाए। क्लियर है? यदि चेयर को 5 4 3 2 1 में से एवं टेबल TABLE को 6 3 7 8 9 से संकेतबद्ध किया जाए तो उसी कोड में THREE का संकेत क्या होगा? बना नहीं कि बन गया तेरे से? बन गया तेरे से?
चलो कितना है इसका आंसर? 6 4 1 9 9 है ना, ये तो सेम है क्या? कौन सा अल्फाबेट दोनों में है? TABLE, क्या दिख रहा है दोनों में? ए, क्या लिया है ए के लिए? 3, और यहाँ ए के लिए कितना लिया है? 3 लिया है ना। ये देखो ए के लिए क्या लिया है? 3, यानी जैसा अल्फाबेट के लिए नंबर लिया है वही हमको भी लेना है। तो हमको किसका बताना है? 3 का। चलो टी के लिए क्या लेंगे? 6, एच के लिए क्या लेंगे? 4, ठीक है। आर के लिए क्या लेंगे? 1, ठीक है। और ई के लिए क्या लेना है? 9। तो ये हमारा क्या होगा? आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना। प्रदीप निकाल के लाया क्वेश्चन। एक विशिष्ट कोड में, एक विशिष्ट कोड भाषा में पनिश्ड PUNISHED को 288 लिखा जाए तो RELEASED रिलीज्ड को क्या लिखा जाएगा? इसको पकड़, बन गया। बना किसी से? अरे क्या लिखा है? पनिश्ड। कितना? 288। हमको किसका बताना है? इसीलिए मैं बोला ना, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दिखने में और पढ़ने में भारी सरल लगता है ना, समझ में भी जल्दी आता है,
लेकिन जब उसके सवाल कई ऐसे होते हैं जो कितना भी समझ लो नहीं बनता है, इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा मांगता है और हम इसका प्रैक्टिस कम करते हैं, है ना। कि अब तो सभी तो बन रहा था ऐसे करके, कल जितना क्वेश्चन बताया हूँ वो एक बार में समझ में आया होगा, आया है सबको एक बार में, और वो सबसे आसानी से बन भी रहा है। लेकिन देखो क्वेश्चन ऐसा आया कि अब आज नहीं बना, है ना। इसलिए रीजनिंग में आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कहीं से भी निकालो, नेट से निकालो, बुक से निकालो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हम लोग से भी नहीं बनते, है ना, उसको भी हम लोग को देखना पड़ता है कि कैसे बन रहा है ना। चलो सबका नंबरिंग करो, इसका कर लिए हो, सबको जोड़ो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बोले, चलो रे फिर से जोड़ो। 16 और 21 कितना हो जाएगा, 16 और 20 हो गया आपका 36 और 1 37, 37 और 14 कितना हो जाएगा 51, 51 और 9 कितना हो जाएगा 60, 60 और 19 कितना हो जाएगा 79, और ये कितना हो जाएगा 87, 87 और 5 कितना हो जाएगा 92, 92 और 4 कितना हो जाएगा 96 हुआ। अब इस 96 का 3 से गुणा करो, आ रहा है 288, 3 छक्के 18 का 8 हांसला 1, 3 ये 27 और 1 28, कितना आया है 288। अब ये बन जाएगा, चलो बनाओ, कितना आएगा, जोड़ के जो योग है उसमें 3 का क्या किया है, गुणा किया हुआ है। तो आप लोग भी इस जो दिया है रिलीज्ड, इसके नंबरों का क्या करो, योग करो। Yes, 69 आ रहा है क्या, है चलो 69 में 3 का गुणा करो, 3 ये 27 का 7 हांसलाई 2, 3 छक्के 18 और 2 कितना हो जाएगा 20। तो हमारा आंसर कितना होगा, बताओ, समझ में आया कि नहीं आया। वो भाई इसमें कोई भी ऑपरेशन कर सकता है, बताया क्या रहा, कोडिंग करने के लिए देखो, कोडिंग का मतलब क्या होता है, अपने हिसाब से एक क्या बनाना, कोड बनाना। अब आप अपने मोबाइल का पासवर्ड रखते हो नहीं, क्यों ऐसा रखे पूछूंगा तो कोई जवाब है, भाई आप समय के साथ उसको क्या करते रहते हो, बदलते रहते हो। तो कोड एक ऐसा चीज है जिसको कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी लिया जा सकता है। तो इसमें कोडिंग पहचानने की कैसे किया गया है, तो हमने कैसे पहचाना कि जितने अल्फाबेट है उनके नंबरों को क्या किया गया है, जोड़ा गया, और उसमें 3 का क्या किया गया है, गुणा किया गया है। क्लियर है, आगे चले, चलो। यदि m बराबर 13, यदि m बराबर 13 और MAT मैट बराबर 14, तब वैक्स WAX बराबर क्वेश्चन मार्क।
क्या आया? 48 आया। m बराबर कितना लिया है? 13। MAT बराबर कितना लिया है? 34। WX बराबर हमको बताना है। इसका नंबरिंग करें तो m का कितना होता है? 13 और लिया भी कितना है? 13। उसके बाद मैट का करते हैं तो 13, m का 13, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 20 और इन तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है? 34 और लिया भी कितना है? 34। यानी जो भी अल्फ़ाबेट है उसके नंबर को जोड़कर यहाँ पर लेना है। तो W का कितना होता है? 23 और ये 1 का 1 और X का कितना होता है? तो 24 और 24 कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। जैसा आप ऑपरेशन वाला कोडिंग बना लेते हो वैसा क्वेश्चन आता है तो आसानी से बन जाता है। लिखो, यदि सांकेतिक भाषा में फायर को 69185 तथा लव को 1215225 लिखा जाए तो PEARS पियर्स की कूट रचना क्या होगी? कूट संरचना क्या होगी? चलिए इसको बनाइए। ठीक बन गया। इसमें सीधा अल्फ़ाबेट को लिया गया है ना। जैसे ऐप का 6 होता है, आई का 9 होता है, आर का 18 होता है और ई का 5 होता है। यही लिया है 69185 सीधा सीधा। इसमें भी देखो एल का 12 होता है, ओ का 15 होता है, वी का 22 होता है और ई का 5 होता है। तो यही लिया है 1215225। तो हम भी जो पियर्स है उसमें जो अल्फ़ाबेट है उसके नंबर लिखेंगे तो 16, 5, 1, 18 और 19। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 16511819। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। यदि किसी कूट भाषा में पुअर को 66 लिखा जाए तथा ASS को 41 लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में वॉइस को क्या लिखा जाएगा? कितना आ रहा है? 63 आ रहा है। क्या लिखा हुआ है? यदि किसी कूट भाषा में पुअर POOR को क्या 66 और उसके बाद दिया है S 41, तो हमको किसका बताना है? वॉइस का। क्या किया गया इसमें?
जितने भी नंबर हैं उसको जोड़कर लिखा गया है। तो P का 16, O का 15, O का 15 और R का 18, ये सब को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 66। ठीक है, गलत लिख डाला हूँ क्या? अच्छा, ठीक 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 ठीक, ये 64 आया होगा और 64 में 2 प्लस करके कितना लिखा गया है 66। उसी तरह से 1 19 19, इसको अगर ऐड करते हैं तो कितना आया होगा 39 और 2 प्लस करके कितना लिखा है 41। उसी तरह हम बॉयज़ के जो अल्फ़ाबेट है उसके नंबर लिखेंगे तो 2 15 25 और 19, और सबको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, कितना 61, और 61 में हम 2 प्लस करके आंसर कितना लेंगे 63। ठीक है, चलो यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डेप्थ को $7 परसेंटेज #6 तथा पाउडर को परसेंटेज $487.5 लिखा जाता है तो वर्थ को क्या लिखा जाएगा? हाँ 5 है वो। जब भी आपको कोई सिंबल दिया हो तो उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या दिया हुआ है, डेप्थ का क्या दिया हुआ है $7 परसेंटेज हैश और ये 6, उसके बाद दिया है पाउडर का क्या लिखा हुआ है परसेंटेज $487 और 5, और हमको किसका बताना है, वर्थ का बताना है। ठीक है, तो जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग में ऐसे सिंबल देखने को मिले, है ना, तो आप क्या करना, दोनों शब्दों में कोई एक अल्फ़ाबेट चुनना जो दोनों में है। कौन सा दिख रहा है, दोनों में ई दिख रहा है, हाँ ई भी है पी भी है। ई के लिए देखो इसमें क्या लिया है, डॉलर लिया है, तो इसमें भी देखो ई के लिए क्या लिया है। अब पी के लिए भी मिला के देख लो, पी के लिए क्या लिया है परसेंटेज, तो यहाँ भी पी के लिए क्या लिया है, यानी जिस अल्फ़ाबेट के सामने जो नंबर या जो क्या है ऐसा सिंबल है हमको वही लेना है, बस। क्लियर है, इससे पता चल गया ना। ई के लिए यहाँ भी क्या लिया गया है डॉलर, यहाँ भी डॉलर लिया गया है, तो जैसा अल्फ़ाबेट है के सामने जो सिंबल है वही हमको लेना है। तो हमको किसका बताना है, वर्थ का। तो डब्लू के लिए देखो क्या लिया है, तो डब्लू के लिए क्या लिया है, तो हम भी यहाँ पे 8 लेंगे पहला। ओ के लिए क्या लिया है, तो ओ के लिए यहाँ क्या लिया है 4 लिया है, तो ये हम लेंगे 4। फिर आर के लिए क्या लिया है, तो आर के लिए क्या लिया है 5, तो हम भी यहाँ क्या लेंगे 5। फिर टी के लिए क्या लिया है, टी के लिए क्या लिया है हैश, ये लिखो हैश ले लिए। उसके बाद क्या बचा एच, तो एच के लिए क्या लिया है 6, तो ये 6, और यही हमारा क्या होगा आंसर है। बस सिंबल वाले में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जिस अल्फ़ाबेट के सामने जो सिंबल जो नंबर रहेगा बस उसी को आपको लेते जाना है। क्लियर है, चले आगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डाउन को 5:9 हैज़ तथा
नेम को $6% 3 लिखा जाता है तो उसी भाषा में मोड को किस प्रकार लिखा जाएगा? क्या है आंसर? चलो यहाँ पर देखो DOWN डाउन के लिए 5:9 और हैज़ लिखा हुआ है। उसके बाद नेम के लिए हैज़ 6% और 3, और हमको बताना है किसका? मोड का। तो देखो दोनों में कोई शब्द कॉमन दिख रहे हैं? क्या दिख रहा है? एन के लिए क्या लिया है, और यहाँ भी हैन के लिए क्या लिया है? यानी सेम टू सेम लेते जाना है। चलो तो यहाँ पर एम है पहला, तो एम के लिए क्या लेंगे? परसेंटेज। फिर ओ के लिए क्या लेना है? कॉलन। फिर डी के लिए क्या लेना है? 5, और फिर ई के लिए क्या लेना है? 3। तो ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, चलो इसी तरह का एक और क्वेश्चन दूं कि आगे बढ़े? आगे बढ़े, चलो टाइप चेंज करना। एक सांकेतिक भाषा के कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं। 1 2 3 का अर्थ है इट इज ब्लैक। 3 4 5 का अर्थ है डॉग इज रनिंग। 3 5 6 का अर्थ है इज रनिंग गुड। 7 to 8 का अर्थ है ब्लैक पेट काउ। और 6 3 7 का अर्थ है काउ इज गुड। ब्लैक काउ इज रनिंग का संकेत क्या होगा? चलो अब जो है कोडिंग किस में दिया हुआ है? सेंटेंस में दिया हुआ है। पहले लिख लो पूरा। बन रहा है किसी से? देखो आपको एकदम सरल तरीका बताता हूं इसको बनाने का। आपको किसका बताना है? ब्लैक काउ इज रनिंग का। पहला शब्द है क्या? ब्लैक। तो इतने जो दिए गए सेंटेंस हैं उसमें किस में ब्लैक लिखा हुआ है? पहले वाले में और चौथे वाले में लिखा हुआ है। तो पहला और चौथा में देखो कौन सा नंबर सेम टू सेम दिख रहा है। जब इधर शब्द सेम है तो इधर नंबर भी उसके लिए क्या होगा?
सेम होगा। तो चौथा और पहला में देखो कौन सा नंबर सेम दिख रहा है, यानी ब्लैक के लिए क्या लिया गया है, तो पहला अपना क्लियर हो गया। दूसरा देखो काऊ, काऊ कौन से सेंटेंस में है, चौथा और पांचवा में। तो चौथा और पांचवा में देखो कौन सा दिख रहा है, 7 दिख रहा है कॉमन, तो काऊ के लिए क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हमारा दूसरा नंबर भी मिल गया। ठीक है, अब इसके लिए देख रहे हैं तो इस जो है पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे, सॉरी पांचवे सब में है। तो इन लाइनों में कौन सा नंबर सेम है, तो पहले में क्या दिख रहा है 3, दूसरे में भी दिख रहा है 3, तीसरे में भी दिख रहा है 3 और पांचवे में भी दिख रहा है क्या 3। तो इसके लिए क्या लेंगे 3। अब रनिंग, तो रनिंग किस में है, दूसरे और तीसरे में, और दूसरे और तीसरे में देखो 3, ये 3 भी कॉमन था लेकिन 3 को किस में ले लिए हैं, इज में। तो अब बचा 5, ये किसके लिए होगा, रनिंग के लिए 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, जो जो चाहिए वो सेंटेंस में आपको मिला के देखना है कि वो कौन कौन से सेंटेंस में है और उन सेंटेंस में कौन कौन सा नंबर जो है कॉमन है। क्लियर है, चलो अगला। किसी कुट भाषा में, किसी कुट भाषा में 256 का मतलब, 256 का मतलब यू आर गुड, यू आर गुड। 637 का मतलब वी आर बैड। 358 का मतलब गुड एंड बैड। है तो एंड का कोड क्या होगा, बन गया। क्या आया, 8 आया। एंड जो है वो सिर्फ लास्ट वाले में है क्या, और लास्ट में ऐसा कौन सा नंबर है जो सिर्फ उसी में है, 3 देखो 3 कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है, और 5 जो है वो भी कॉमन है पहले और तीसरे में है। 8 जो है वो सिर्फ किस में है, तीसरे में, और एंड भी जो है वो किस में है, तीसरे सेंटेंस में है। इसीलिए इस एंड का कोड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है, किसी कोई डाउट हो रहा है, नहीं है ना। चलो फिर अगला और ऐसी बनाना। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 का अर्थ है ब्राइट, लिटिल बॉय, 1 4 5 का अर्थ है टॉल बिग बॉय, तथा 6 3 7 का अर्थ है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। तो ब्राइट के लिए कौन सा अंक है,
कौन सा अंक है। क्या आया आंसर? 2 आया। ये ब्राइट किस में लिखा हुआ है? पहले में ही लिखा है ना, और बाकी दूसरे और तीसरे में लिखा है क्या? नहीं लिखा है। यानी पहले सेंटेंस में जो नंबर होगा केवल उसी में जो होगा वही ब्राइट का क्या होगा? आंसर होगा। चलो देखते हैं। तो आप देखो लिटिल जो है वो किस में लिखा हुआ है? पहले में लिखा है और तीसरे में लिखा है, और पहले और तीसरे में कॉमन क्या रहा है? 3। तो लिटिल के लिए क्या हो जाता? 3। उसके बाद बॉय जो है पहले और दूसरे में लिखा है ना, और पहले और दूसरे में कॉमन क्या है? 1, इसलिए 1 हो गया कॉमन बॉय के लिए। अब बचा जो ब्राइट है, BRIGHT, ये ब्राइट के लिए केवल और केवल कौन सा अंक बचा है? 2। क्लियर है? चलो अगला अब चाइनीज लैंग्वेज में सिखाता हूँ। किसी सांकेतिक भाषा में किसी सांकेतिक भाषा में CPO की TOP मा का तात्पर्य उषा इज प्लेइंग कार्ड्स, कॉप जा की माँ का तात्पर्य आशा इज प्लेइंग टेनिस, की टॉप सोप हो का तात्पर्य दे आर प्लेइंग फुटबॉल। कार्ड्स एंड टेनिस उसी सांकेतिक भाषा में आशा का कोड क्या होगा? चलो बनाओ इसको। है नहीं चाइनीज लैंग्वेज? क्या रहा है? JA। बाकी लोग का आशा जो है वो कौन से नंबर पे है? सेकंड नंबर पे है ये। अब इसमें सिर्फ आशा इसी बस में लिखा है क्या और किसी में लिखा है? उसी बस में लिखा है। यानी इस सेंटेंस में जो और कहीं नहीं लिखा होगा वही उसका क्या होगा? आंसर होगा। तो देखो ये कॉप ये लिखा हुआ है कि कहीं नहीं और लिखा है? ये देखो ये लिखा है। ठीक, उसके बाद ये की जो है लिखा है कि नहीं लिखा है? ऊपर में भी लिखा है, इधर भी लिखा है, और माँ वो भी लिखा हुआ है क्या? ऊपर भी और ये नीचे।
सिर्फ जा जो है वो किस में लिखा हुआ है, दूसरे सेंटेंस में लिखा है, और आशा भी किस में लिखा है, दूसरे सेंटेंस। इसीलिए इस सांकेतिक भाषा में आशा का जो कोड है वो क्या होगा, जा। आ रहा है पहचानना सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं इसी तरह का। एक कोड भाषा में पुट द नॉब का अर्थ है फ्रूट इज गुड, फ्रूट इज गुड, और अगला लिखा है नॉब को टिर का अर्थ है ट्री इज टॉल, और PUL हो शॉप का अर्थ है इट गुड फूड। इस कोड में FRUIT किसका अर्थ है? क्या आया? TA आया कि नहीं आ रहा है? किसका निकालना है? और ये किस में लिखा हुआ है? केवल पहले वाले में। हाँ, तो पहले वाले में देखो जो PUT है, अच्छा ये PUT है ना, हाँ PUT ये पहले सेंटेंस में और तीसरे में लिखा है, और नॉब जो है वो पहले सेंटेंस और किस में लिखा है, दूसरे सेंटेंस में। केवल फ्रूट है जो पहले सेंटेंस में लिखा है, और इसी फ्रूट के लिए पहले सेंटेंस में लिखा है कौन सा, TA, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, TA। चले आगे, चलो लास्ट टाइप इस टॉपिक का। यदि लाल का अर्थ सफेद, ध्यान से लिखना, यदि लाल का अर्थ सफेद, सफेद का अर्थ काला, काला का अर्थ पीला, पीला का अर्थ हरा, हरा का अर्थ नीला, और नीला का अर्थ, नीला का अर्थ नील हो तो सूरजमुखी के रंग का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? नीला का अर्थ नील, नीला का अर्थ नील, नीला का अर्थ नील हो तो सूरजमुखी के रंग का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? पक्का? चलो क्या लिखा हुआ है? लाल को क्या कहा गया है? सफेद। ठीक है, सफेद को क्या कहा गया है? काला। काला को क्या कहा गया है? पीला। और पीला को क्या कहा गया है? हरा। और हरा को क्या कहा गया है? नीला। और नीला को क्या कहा गया है? नील।
ठीक है, ध्यान से जितना भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ऐसे 2 सेंटेंस बनेंगे कि इसको ये कहा जा रहा है, आपको हमेशा आंसर इस तरफ से लेना है। समझ में आया? आंसर जो है वो इस तरफ से होगा ना कि इस तरफ से, लेकिन जो क्वेश्चन है उसका रियल आंसर इस तरफ से होगा। नहीं है समझ में? जैसे सूरजमुखी का रंग का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो सूरजमुखी के रंग का क्या होता है? रंग क्या होता है? मतलब वास्तविक आंसर इधर से होगा जो क्या होता है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या देना पड़ेगा? हरा। समझ में आया? तो हमेशा जो है ऐसे क्वेश्चन का ऐसे 2 सेंटेंस बनेगा, इधर वाला हमारा उस क्वेश्चन का आंसर होगा और इधर वाला हमारा रियल आंसर होगा। तो रियल आंसर को नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर लाल लाल नहीं है, लाल क्या है? सफ़ेद है। सफ़ेद सफ़ेद नहीं है, सफ़ेद क्या हो गया है? काला हो गया है। तो सूरजमुखी का रंग कैसा है? पीला होता है, लेकिन यहाँ पीला जो है वो क्या हो गया है? हरा हो गया। इसीलिए हमारा आंसर क्या आएगा? हरा आएगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखो फिर। यदि सूर्य को चंद्रमा, लो ना तुम लोग लिखो ना रे, मेरे को मेहनत मत करवाओ। यदि सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, फास्ट लिखो। यदि सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा, सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा और तारा को सूर्य कहा जाए, और तारा को सूर्य कहा जाए, तो पंछी कहां उड़ते हैं? क्या आएगा आंसर? बन जाएगा। एक और क्वेश्चन चलो इसी तरह का। यदि गणित को भूगोल, सब्जेक्ट का नाम चेंज, गणित को भूगोल, भूगोल को विज्ञान, भूगोल को विज्ञान, विज्ञान को संस्कृत, विज्ञान को संस्कृत कहे, विज्ञान को संस्कृत कहे, तो न्यूटन किससे संबंध है? तो न्यूटन किससे संबंध है? है कि नहीं है? ऐसे में पूछे जाएगा साहू सर कौन सा सब्जेक्ट वाले हैं करके, तो क्या बताओगे? भूगोल। समझ में आया? जो न्यूटन है उसका वास्तविक संबंध किससे है? विज्ञान से। वास्तविक संबंध किससे है? लेकिन इस क्वेश्चन में विज्ञान का क्या कहा गया है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? क्लियर है? तो ये टॉपिक यहीं पे क्या हो गया? समाप्त। कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक, अब देखो इस हफ्ते में 2 दिन बचे हैं, शुक्रवार और शनिवार। शनिवार को हिंदी पढ़ना है क्या? शनिवार को हिंदी पढ़ना है बोल रहे थे क्या? इसीलिए कल इसका पूरा क्या कर लेंगे? प्रैक्टिस, और शनिवार को हिंदी का टॉपिक पढ़ लेंगे। तो हिंदी में क्या पढ़ रहे थे? शब्द से पढ़ाऊं? जितने लोग बैठे हो शब्द पढ़े हो? शब्द, शब्द कितने प्रकार के होते हैं ये कितने लोग पढ़े हो? कोई नहीं पढ़ा है। इसलिए शनिवार के हिंदी के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? शब्द, कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, है नहीं? बहुत सारे प्रकार हैं, है ना? जिसमें मैं अरबी फारसी सब पढ़ा दिया था, तत्सम तद्भव पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो फिर कैसे याद नहीं आ रहे रे? शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर, व्याकरण के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, विकास के आधार पर, स्रोत, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो फिर कैसे याद नहीं आ रहा है? पढ़ोगे तब तो याद आएगा। हैं? विकारी शब्द कितने होते हैं? हैं? सब सफा चट, और हिंदी सबसे सरल सब्जेक्ट। लातरे अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। और विकारी शब्द कितने होते हैं? 4, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द कितने होते हैं? 4, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और जो तुम लोग के चेहरे में दिख रहा है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि मतलब क्या होता है? आश्चर्य, है नहीं? तो तुम लोग को अचानक से याद आ गया सब क्या हो रहा है? आश्चर्य। चलो इतिहास की ओर। इसी आश्चर्य में देखेंगे कि हमारे देश में अंग्रेज लोग कैसे आए।
अभी डल नहीं पा रहा है क्योंकि मैं शाम को रुक नहीं रहा हूँ यहाँ कोचिंग में। शाम को रुकता हूँ तो डालता हूँ, आवाज़ भी नहीं डलेगा। चलो इसको मिटा दूँ पहले। पढ़ लिया पूरा मराठा साम्राज्य हैं। शिवाजी के बाद राजा कौन बना था रे? पक्का हैं? वेरी गुड। मैं बता रहा हूं ना, मेरे पास सोना नहीं है, नहीं तो मैं भी जाता इनायत खलील के पास। क्या लेने? कलाश निकाबो लेने। राजा राम बना था, उसके बाद उससे लड़ाई किया था, तब संभाजी क्या बना था? कैसे पढ़ते हो समझ में नहीं आता है। छत्रपति की उपाधि कब धारण किया था शिवाजी ने? कैसे याद नहीं याद है? 1600 सन मन है, याद नहीं हो सर। ऐसे क्या चीज है ऐसा जो याद नहीं होता है? तुम लोग को घर में सबका डेट ऑफ बर्थ याद रहता है कि नहीं रहता है? हैं? कोशिश ही नहीं करते इसीलिए याद नहीं रहता है। हाँ दे बहू भाई ला, तब याद नहीं रही ना तब बतावे। तो खायल नहीं थी बाबू रे, तब सब याद रही। तुम लोग जो है कोशिश ही नहीं करते हो किसी चीज को याद रखने का। सन को भाई कोई भी चीज तब याद होगा जब उससे हम बार बार मिलेंगे। तो तुम लोग तो मिलते नहीं हो, शिवाजी का राज्याभिषेक कराते ही नहीं हो, तब छत्रपति की उपाधि कहाँ धारण याद रहेगा? आप लोग बार बार पढ़ो ना भाई। तुम लोग पेपर पढ़े टाइप का पढ़ते हो है ना। पेपर को कैसे पढ़ते हैं? याद रखने के लिए। बस पेपर को एक बार पढ़ते हैं ताकि आज का जो खबर है वो हमको पता चल जाए, यही है। और वैसे ही तुम लोग इस बुक को पढ़ते हो। हाँ एक दिन पढ़े, हाँ याद है, और उसी के बाद तीसरे दिन पढ़ते हैं सफा चट, अब बोलते हो याद नहीं होता है। तो तुम लोग के पास तो कलेक्टर से ज़्यादा काम है नहीं, इसीलिए याद नहीं होता है। चलो कोई बात नहीं है, सबको अपना अपना काम लगा रहता है, करते रहो। जो तुमको अच्छा लगता है वही काम करो, ठीक। आज इतिहास में हमको पढ़ना है कौन सा टॉपिक? यूरोपियों का आगमन। भारत में अंग्रेजों का सत्ता रहा है, और अंग्रेज लोग कहाँ से आए थे? यूरोप से आए थे। तो केवल अंग्रेज लोग ही यूरोप से नहीं आए थे। यूरोप से आने वाला जो पहला देश था वो था पुर्तगाल। आज का टॉपिक क्या पढ़ेंगे? यूरोपीय आगमन। और भारत में जो पहले यूरोपीय आए थे उसका नाम क्या है? पुर्तगाल, ठीक है। उसके बाद आए थे डच, उसके बाद आए थे अंग्रेज, उसके बाद आए थे स्वीडिश, उसके बाद कौन आए थे? सॉरी डेनिस। उसके बाद कौन आए थे? डेनिस। डेनिस के बाद आए थे फ्रांसीसी, ठीक है। और लास्ट में आए थे स्वीडिश। ये स्वीडन के लोग जो आए थे उसको क्या बोला गया? स्वीडिश। तो भारत में आने वाला पहला यूरोपी कौन थे? पुर्तगाल। भारत में आने वाले पहले यूरोपी कौन थे? पुर्तगाल। अब पूरा भारत का इतिहास हम आज़ादी तक पढ़ेंगे, और लास्ट मेरे को बताना कि कौन सबसे आखिरी में गया है। क्लियर है? वो आप लोग के लिए होमवर्क। अच्छे से ध्यान से पढ़ना पूरा। मैं आज पहला कौन आया वो बता रहा हूँ, पूरा कैसे कैसे होगा वो भी बताऊंगा, और अंग्रेजों ने कैसे राज किया और उसको हम लोग कैसे भगाए वो भी बताऊंगा। लेकिन लास्ट में कौन गया वो आप लोग मेरे को बताओगे। क्लियर है? तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाल। फिर आया था, फिर अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डेनिस, डेनिस के बाद फ्रांसीसी। डेनिस मतलब कौन सा देश? डेनमार्क। डेनिस मतलब कौन सा देश? डेनमार्क। फ्रांसीसी मतलब फ्रांस, है ना। और स्वीडिश मतलब कौन सा देश वाले? जैसे हम लोग भारत वाले क्या कहलाते हैं? भारतीय। तो पुर्तगाल वाले क्या कहलाएंगे? पुर्तगाली, है ना। डच, डच जानते हो? डच नहीं जानते रे? अरे वो क्रिकेट टीम होता है नहीं, हालैंड रे। हालैंड टीम है कि नहीं है? कि नीदरलैंड? दोनों है क्या? हालैंड भी है और नीदरलैंड भी है। वैसी है ना, भारत है वैसी इंडिया का टीम है, वैसी वाला तो है रे। नीदरलैंड को ही क्या कहते हैं? हॉलैंड। पहले वो हॉलैंड कहलाता था, अभी उसका नाम क्या हो गया है? नीदर। वहीं से जो लोग आए थे वो क्या कहलाए? डच, है ना। इंग्लैंड या ब्रिटेन से जो आए वो क्या कहलाए? अंग्रेज, ठीक। डेनिस, डेनमार्क से आए वो क्या कहलाए?
फ्रांसीसी फ्रांस से आए और स्वीडन से आए वो स्वीडन। ठीक, पहला चीज। अंग्रेज रे, अंग्रेज को बोलते हैं आंग्ल। ठीक है, अंग्रेज को ही क्या बोला गया? आंग्ल। चलो एक चीज और, हमको भारत में या भारत को गुलाम बनाने वाले कौन थे? अंग्रेज। किसको बोलते हैं अंग्रेज? हैं? ब्रिटेन से आए उसको क्या बोलते हैं? अंग्रेज। क्लियर है? जाके विश्व का नक्शा देखना, वो कहाँ पे है ब्रिटेन नाम का देश है? ब्रिटेन नाम का देश है? नहीं है, ब्रिटेन नाम का देश नहीं है। फिर भी हम किसके गुलाम थे? कैसे हो गया रे? ब्रिटेन नाम का देश नहीं है। और देखो देश है कौन सा? इंग्लैंड। देश है कौन सा? इंग्लैंड। उसके ऊपर है स्कॉटलैंड। उसके ऊपर कौन सा है? स्कॉटलैंड। ठीक है, और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ये दोनों मिलकर बनते हैं क्या? ब्रिटिश, ब्रिटेन। यही दोनों मिलकर क्या बनते हैं? ब्रिटेन। क्लियर है? विश्व भूगोल जब पढ़ाया था यूरोप महाद्वीप तो मैं पूरा बताया था। क्लियर है? तो ब्रिटेन का मतलब दो देश है, इंग्लैंड और क्या है? स्कॉटलैंड। क्लियर है? और वहीं के निवासियों को ही क्या कहा गया? अंग्रेज। है नहीं, किसी भी अंग्रेज को मत बोल देना निक जोनस अंग्रेज है करके मत बोला, है ना। निक जोनस जानते हो नहीं रे? दमाल के नाम, प्रियंका चोपड़ा के पति का नाम क्या है? निक जोनस। वो अंग्रेज नहीं है भैया, वो अमेरिकन है। क्लियर है? चलो, तो भारत में आने वाले पहले यूरोपी थे कौन? पुर्तगाल। तो कैसे आए इन लोग? ठीक है, कैसे आए पुर्तगाली लोग भारत में? तो पुर्तगाल जो देश है या पूरा जो यूरोप है ये ठंडा प्रदेश है। ठीक है, पूरा कैसा है? ठंडा, कर्क रेखा के ऊपर है। कर्क रेखा के ऊपर मतलब पूरा क्या है? ठंडा प्रदेश। तो इन लोग जो है मांस मच्छी खाते हैं, शरीर को गर्म रखने के लिए मांस खाते हैं। तो इन लोग एकदम सादा सिंपल खाते हैं, खाते थे, है ना, क्योंकि उनके पास मसाला नहीं था। और इसी मसाला के खोज में पहले निकला था कोलंबस। पहले कौन निकला था? कोलंबस। लेकिन उसका जहाज तूफान में ऐसा फंसा कि वो भारत आने के बजाय कहाँ चला गया? अमेरिका चला गया, और उसने अमेरिका महाद्वीप का खोज किया था। क्लियर है? अमेरिका जो महाद्वीप है जिसमें आज हम लोग अमेरिका देश को पढ़ते हैं, उसका खोज करने वाला कौन था? कोलंबस। उसके बाद फिर इन्होंने नक्शा खसरा अच्छे से खंगाला। ठीक है, और एक व्यक्ति था जो भारत का, गुजरात का था, वो ऐसे किधर से? थल मार्ग से, है ना, एशिया, अफगानिस्तान है उधर पूरा तुर्की उर्की को पार करते हुए कहाँ पहुँच गया था? यूरोप पहुँच गया था, है ना। उस यूरोपी, अब उधर से ज़्यादा सामान ला जा नहीं सकते, थल मार्ग से इतना व्यवस्था नहीं था कि हम थल मार्ग से ज़्यादा क्या ले जा सके? सामान ले जा सके। जल मार्ग से ले जाना था, लेकिन अभी तक कोई भी यूरोप जो है, यूरोपी व्यक्ति जो है, जल मार्ग से होते हुए भारत नहीं आया था। अब उनको एक व्यक्ति मिल गया जो भारत का था, है ना, थोड़ा बहुत नक्शा खसरा मिल गया कि हमको इधर जाना है। पहले इतना डेवलप नहीं था ना भाई, है नहीं तो अभी तो सर गूगल में सर्च मारते और देखते देखते आ जाते, है कि नहीं, मैप ऐसे करके। तो उस समय था नहीं। तो क्या किए इन लोग? फिर पुर्तगाल का एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? वास्को डी गामा। क्या नाम था? वास्को डी गामा। पुर्तगाल का व्यक्ति था वास्को डी गामा। ठीक है, 1498 की बात है। इसने उसी व्यक्ति जो भारत का वहाँ पे गया था ना, हाँ, उसको अपना क्या बनाया? मार्गदर्शक, पद प्रदर्शक। क्या बनाया? पद प्रदर्शक बनाया, जिसका नाम था अब्दुल मानिक। बुक में सुधार लो, अब्दुल मानिक। अब्दुल मानिक उसके साथ जहाज में बैठा और फिर रास्ता दिखाते दिखाते आया। ठीक है, तो विश्व भूगोल का नक्शा दिख रहा है? हाँ, ये यहाँ पर है, ये पुर्तगाल है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? पुर्तगाल। अब ये पुर्तगाल से इसे चलेगा जहाज और इधर से होते हुए ऐसे पहुँचेगा। ठीक है, तो ये जो रास्ता है अफ्रीका के नीचे वाला, अफ्रीका महाद्वीप के नीचे वाला, उसको नाम दिया गया है कैप ऑफ गुड होप। अफ्रीका महाद्वीप के नीचे को क्या कहा जाता है? कैप ऑफ गुड होप। तो कौन से रास्ते को क्रॉस करते हुए आ रहा है? कैप ऑफ गुड होप, है ना। कैप ऑफ गुड होप को क्रॉस करते हुए जो है ये आपका वास्को डी गामा किसके बताए हुए रास्तों पर? अब्दुल मानिक के बताए हुए रास्तों पर अरब सागर से होते हुए ये पहुंचा कहाँ? केरल। केरल पहुंचा। तो केरल में कहाँ पहुंचा? तो केरल में पहुंचा कलिकट में। केरल के किस स्थान पर? कलिकट। कलिकट पे पहुंचा। तो कलिकट पे जिस राजा का
साम्राज्य था, मतलब जो कलिकट जिस राजा के अंतर्गत आता था उस राजा का नाम था जमोरिन। उस राजा का नाम क्या था? जमोरिन। क्लियर है? तो इस तरह वास्को डी गामा 1498 में गुजरात के एक पथ प्रदर्शक था जिसका नाम क्या था? अब्दुल मानिक। कौन से रास्ते से? केप ऑफ गुड होप के रास्ते से होते हुए केरल के कलिकट में किसके दरबार में उतरा? जमोरिन के दरबार में उतरा। अब बता, वास्को डी गामा खोज किया जी भारत का? हमारा भारत तो पहले से है, और हमारे बुक में क्या लिखा हुआ था स्कूल वाले में? भारत का खोज वास्को डी गामा करे हैं। ओला बतात हमरे आदमी लात है। इतिहास लिखने वाले दरअसल यूरोपी थे। इतिहास लिखने वाले दरअसल क्या थे? तो हमारे लिए भारत का खोज नहीं किया है, उनके लिए भारत का खोज किया है। तो यूरोप में पढ़ाया ना भैया, है नहीं कि भारत का खोज करने वाला कौन था? हमारे लिए पढ़ाते हैं भाई, भारत का खोज करने वाला कौन है? वास्को डी गामा। भारत का व्यक्ति ही वास्को डी गामा को कहाँ लाया था? भारत। तो वास्को डी गामा भारत पहली बार कब आया था ऐसा पढ़ना, भारत का खोज किसने किया वो नहीं पढ़ना है। तो भारत वास्को डी गामा पहली बार कब आया था? 1498 आया। कैसे आया समझ में आ गया? किसके दरबार में आया था ये? जमोरिन। कहाँ उतरा था? किस रास्ते से आया था? जब ये आया तो ये मसाला व्यापार के दृष्टि से आया था, ठीक है। तो जब इसने यहाँ से मसाला ले जाकर यूरोप में बेचा, मसाला ले जाकर यूरोप में बेचा, तो उसने कमाई किया होगा, है ना भाई। आप कहीं से भी सामान लाते हो, 1 रुपया का सामान है, 10 रुपया का सामान है, तो उसको कितने बेचोगे? 10 रुपये के सामान को, है 100 रुपये में कितना गुना लाभ हुआ? 10 गुना लाभ हुआ। हाँ, पर इस वास्को डी गामा आप 10 गुना लाभ हुआ। मान लो किसी सामान को ले रहे हो, 10 रुपये में लेके 100 रुपये में बेच रहे हो, 10 गुना लाभ हुआ। तो आप उस सामान को और खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? और बेचोगे कि नहीं बेचोगे? है नहीं। और आप लोग उस व्यापार को करना चालू कर दिए, और आप अपने घर में बताओगे, अपने दोस्त यार को बताओगे कि मैं एक सामान लाता हूँ 10 रुपये का मिलता है, लोगों को 100 रुपये में बेच देता हूँ। कितने गुना मुनाफा होता है? 10 गुना। तो वो सामने वाला भी सोचेगा कि नहीं सोचेगा? भारी फायदा है भाई, 10 गुना कैसे करके, सोचेगा कि नहीं सोचेगा? तो 10 गुना सोच रहे हो, लेकिन जब ये वास्को डी गामा यहाँ से सामान लेके यूरोप में बेचा तो उसको 60 गुना का फायदा हुआ था। कितने गुना का? 60 गुना का। 1 रुपया के सामान को कितने रुपया में बेचा? 60 रुपया में। इतना फायदा हुआ तो पूरा यूरोप में क्या हो गया? तहलका मच गया कि वास्को डी गामा जो है क्या किया था? वहाँ से मसाला लाया था, और मसाला को जब यहाँ बेचा तो कितने का मुनाफा हुआ? अरे सब के सब पूरा लंगर डालो, जहाज पूरा हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर में उतारो, सब के सब को अब कहाँ जाना है? भारत जाना है। 60 गुना का व्यापार यही थोड़ी है कि? और वो भी कैसे? पूरा आने जाने खर्चा काट के उसको 60 गुना क्या हुआ था? फायदा हुआ। तब ये पता चलेगा तो सबका जहाज अब कहाँ आएगा? भारत आएगा। 13 जहाज भारत आया था 1500 में। 13 जहाज जो है सन 1500 में भारत आया था। किसके नेतृत्व में? पेड्रो अल्वारेज के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? पेड्रो अल्वारेज, इसके नेतृत्व में 13 जहाज जो है पुर्तगाल से क्या आया था? भारत आया। 1502 में वापस वास्को डी गामा जो है भारत आया था। 1502 में फिर वास्को डी गामा क्या आया था? भारत आया था। 1502 में वास्को डी गामा फिर आया भारत, फिर खरीदा मसाला लेके, फिर जाके बेचा। ऐसा पुर्तगालों का यहाँ पर आना जाना क्या हो गया? चालू हो गया। अब भाई देखो, छुईकदान के लोग इतना व्यापार करेंगे, खैरागढ़ गड्ढई थोड़ी चुप बैठे रहेगा क्या? नहीं, वो भी वही व्यापार चालू करेगा। इसी व्यापारिक दृष्टिकोण से बाकी और भी देश जो है, जिसमें डच है, अंग्रेज है, डेनिश है, फ्रांसीसी है और स्वीडन, ये भी भारत में आना जाना क्या कर दिए? चालू कर दिए। तो अभी फिलहाल पहला कौन आया है? पुर्तगाल। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि वास्को डी गामा भारत कितने बार आया था, है ना? तो अभी कितने बार हो गया? लेकिन वो आया 3 बार था, एक बार और आएगा 1524 में। तो वास्को डी गामा भारत कितने बार आया? 3 बार, 1498 में, 1502 में और 1524। लेकिन यहाँ पर अब जो है यूरोपियों का आना पुर्तगालियों का आना जाना बढ़ गया है। 13 जहाज आया, मतलब बहुत सारे लोग आए होंगे। तो इन्होंने यहाँ पर व्यापार करना चालू किया, और व्यापार करने के लिए पहले क्या बनाना पड़ता है? दुकान खोलना पड़ता है कि नहीं खोलना? तो इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है वो कोचीन में स्थापित की। इनकी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित हुई? कोचीन में, है ना? तो पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित हुई? कोचीन में स्थापित हुई, है ना?
अब इन लोग जो है अब क्या करेंगे, यहाँ पर व्यापार करेंगे। तो व्यापार करने के साथ साथ कुछ क्षेत्र को इन लोग खरीदेंगे, कुछ का अधिकार लेंगे, कुछ को किराए में लेंगे। जैसे हो गया था कि नहीं, फर्रुखसियर याद है, मुगलों का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा पढ़ाया था। बंगाल को कितने हजार में, 3000 में, गुजरात को 10,000 में। तो किराए में लिए कि नहीं लिए? तो वैसे इन लोग भी क्या करने लगे, किराए में लेने लगे, कुछ क्षेत्र को जीतने लगे। तो अब प्रशासन भी चलाना पड़ेगा, तो इसलिए प्रशासनिक दृष्टि से अब जो प्रमुख बन के आएगा उसको क्या कहा जाएगा, गवर्नर। तो पहला पुर्तगाली गवर्नर बन के आया था जिसका नाम था अल्मेड़ा, फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा, है ना, फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा था। क्या नाम था? फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा। ये पहला पुर्तगाली गवर्नर है। क्लियर है? तो पहला पुर्तगाली गवर्नर का नाम क्या है पूछता है तो क्या नाम बताओगे? फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा। ठीक है, 1505 में आया था भैया, 1505 में। ठीक है, पूरा नाम लिख दूं क्या? फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा। ठीक है, वो स्पेलिंग गड़बड़ हो जाता है रे हिंदी का भी, है ना, इसलिए शॉर्ट में लिखता हूँ। फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा ये पहला क्या बन के आया था? गवर्नर बन के आया था। इसने ब्लू वाटर नीति चालू की। ब्लू वाटर नीति का मतलब ये है, ये भारत है, ठीक है, यहां कोचीन पे उनका क्या है, व्यापारिक कोठी है। और ये कौन सा महासागर है? मैं बता रहा हूं ना, सुना जिस दिन होगा उस दिन जरूर जाऊंगा इनायत खलील के पास। क्या लेने? कलाश निकाबो लेने। अब एकदम डांसिंग में ऐसे से मारता है ना, वैसे ही मारूंगा तुम लोग को। ये कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। ये वाला अरब सागर कहलाता है, ये वाला बंगाल की खाड़ी। लेकिन पूरा ये कौन सा महासागर है? हाँ, तो इस हिंद महासागर पर इन्होंने अपना एकाधिकार कर लिया। किन्होंने? पुर्तगाली। सबसे पहले इस महासागर से गुजरने वाले कौन थे? और पुर्तगालियों ने यहाँ पर अपना क्या बना लिया? कंपनी, है ना, व्यापारिक केंद्र बना लिया। तो अब इस महासागर से जो भी गुजरेगा वो हमको क्या देगा? टैक्स देगा। वो हमको क्या देगा? टैक्स देगा। इसी नीति को क्या कहा गया? ब्लू वाटर नीति। क्या कहा गया? ब्लू वाटर नीति। तो ब्लू वाटर नीति के जन्मदाता कौन है? तो वो कौन है? फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा। क्लियर है? तो पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जनरल बनकर कौन आया? फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा। और इन्होंने ही क्या किया? ब्लू वाटर नीति क्या किया? चालू किया। ये 1509 तक यहाँ पर क्या रहा? गवर्नर रहा। और इसके जाने के बाद अल्बुकुर्क, बड़ा अजीब अजीब नाम है जी, हमरे ढान के बने रहा है, समारू, बुधारू, दुलारू, है कि नहीं? जल्दी याद होते, रामलाल, श्यामलाल, मदन लाल, इसे करके। ये का है जी? फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा, है नहीं? अब क्या याद करेंगे? अल्बुकर्क। ये 1509 में क्या बना? पुर्तगाली गवर्नर बना। 1509 में पुर्तगाली गवर्नर बन के आया और इसने अब पुर्तगालियों के साम्राज्य को फैलाना चालू कर दिया। और इसने बीजापुर पर आक्रमण किया। बीजापुर साम्राज्य याद है? हाँ, बीजापुर साम्राज्य पर आक्रमण किया और वहाँ के राजा आदिल शाह को पराजित कर उनके अधिकार क्षेत्र में जो गोवा था उसको जीत लिया। तो किस पुर्तगाली गवर्नर ने बीजापुर से गोवा को जीता? तो उसका नाम क्या है? अल्बुकर्क। क्लियर है? और अब प्रशासन स्थापित कर दिया है। तो पुर्तगालियों ने प्रशासन चलाने के लिए क्या चाहिए रहता है? राजधानी। क्या चाहिए रहता है? राजधानी। तो इसी अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों की राजधानी बनाई थी। किसको? कोचीन को। किसको राजधानी बताई थी? कोचीन को। उसके बाद आदिल शाह से किसको जीता? गोवा को जीता और पुर्तगाली साम्राज्य को यहाँ पर क्या किया? स्थापित किया। इसलिए पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? अल्बुकर्क को कहते हैं। क्लियर है? तो अल्बुकर्क के बारे में 3 बातें याद रखना कि पुर्तगालियों की राजधानी बनाने वाला कोचीन को कौन था? बीजापुर से आदिल शाह को हराकर गोवा को जीतने वाला कौन था? और पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन कहलाता है? क्लियर है? ऐसा ये साम्राज्य स्थापित करना चालू कर दिया। कौन? अल्बुकर्क। 1509 से 1515 तक ये क्या रहा? पुर्तगाली गवर्नर। और इस अरे सब लोग हराएंगे, सब लोग जीतेंगे, हारेंगे, वो बार बार। भाई देखो, मैं राजा हूँ तो मैं किसी से लड़ाई किया तो हार गया जी, तो ये ले भैया इधर रख ले रहते हैं, है नहीं? फिर मैं राजा तो रहूँगा ना भाई। अब मेरा शक्ति थोड़ा पावरफुल में आ गया, मैं ज़्यादा ताकतवर हो गया, तो मैं इधर गंडई वाले खड़ा दूंगा, तो गंडई वाला का क्षेत्र मेरे कब्जे में आ गया कि नहीं आ गया? खैरागढ़ से आ गया, गंडई से जीत गया। अब फिर ताकत ज़्यादा हो गया तो फिर मैं खैरागढ़ पे आक्रमण करूंगा और पूरा खैरागढ़ मेरे से एक ठो लिया था, एक भूला ढोलक जी, और मैं पूरा पिपरिया तक को कब्जा कर लिया।
है कि नहीं है? तो ये राजपाट में ऐसे चलते रहता था, ठीक है। चलो तो कई बार युद्ध हुए हैं, कई युद्ध में कोई हारा है कोई जीता है, लेकिन यहाँ पर कौन हार गया? बीजापुर का शासक आदिल शाह हार गया, और ये जो अल्बुकर्क है उसने किसको छीन लिया? गोवा को छीन लिया। इसके बाद 1515 में पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनकर आया नुनो डी कुन्हो। बड़ा अजीब अजीब नाम है जी, नुनो डी कुन्हो, है नहीं? ठीक है, ऐसी रहना था, है नहीं? इसका नाम क्या होता? सोनी, इसका नाम दुर्गेश, इसका नाम प्रमोद। तब कतेक अच्छे रीति से याद है नहीं? तो पहला गवर्नर बनकर कौन आया? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। दूसरा गवर्नर बनकर कौन आया? अल्बुकर्क। और तीसरा गवर्नर बनकर आया है कौन? नुनो डी कुन्हो। क्लियर है? ये 1515 में क्या बन के आया? गवर्नर बनकर आया। 1515 में गवर्नर बनकर आया, और इसी ने ही फिर 1530 में गोवा को पुर्तगालियों की क्या बनाई? राजधानी। पहले राजधानी क्या था? कोचीन, और कोचीन से अब पुर्तगालियों की राजधानी गोवा बनाने वाला जो गवर्नर था वो कौन था? नुनो डी कुन्हो। और इसने फिर अपने साम्राज्य को विस्तार करना चालू किया, और इसने फिर दमन को और दीव को भी क्या कर लिया? जीत लिया। दीव एक अलग से समूह था और दमन एक अलग से क्या था? द्वीप समूह था। उस सब को क्या कर लिया? जीत लिया। तो अब इनके क्षेत्र में गोवा आ गया, है ना। गोवा के बाद इन्होंने 1500 ठीक है 1535 और 1539, 1535 में दमन को, उल्टा हो गया कह रहे, 1535 में दीव को और 1539 में किसको? दमन को जीत लिया। अब गोवा भी उनके अधिकार क्षेत्र में, दमन भी उनके अधिकार क्षेत्र में, और दीव भी क्या उनके अधिकार क्षेत्र। अब पुर्तगालियों का अधिकार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ठीक है। और इस समय तक अब मुगल सत्ता पर आ चुके थे कौन? शाहजहां। मुगल सत्ता पर आ चुके थे कौन? शाहजहां। तो याद करो, मैंने पढ़ाया था कि शाहजहां ने पुर्तगालियों पर क्या किया था? आक्रमण किया था, और आगरा में उनके गिरजाघर को क्या कर दिया था? तोड़वा दिया था। तो ये घटना था 1632 का। 1632 में पुर्तगालियों के पावर को कम करने के लिए शाहजहां ने उनके ऊपर क्या किया? आक्रमण किया, और हुबली को छीन लिया था। हुबली भी इनके कब्जे में आ गया था, कर्नाटक में है। उस हुबली को छीनकर इसने किस में मिला लिया था? मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो पुर्तगालियों से शाहजहां ने कौन सा क्षेत्र जीता था? तो कौन सा क्षेत्र जीता था? हुबली को जीता था। क्लियर है? ऐसा अब इनका भी सत्ता और व्यापार के लिए भारत में क्या चालू हो गया? संघर्ष चालू हो गया। इधर डच लोग भी आ चुके थे, तो डच लोगों में भी व्यापारिक क्या हो गया? संघर्ष चालू हो गया। देखो नहीं, मूवी में देखते हो कि नहीं देखते हो? इधर हीरो भी वही कंपनी बनाता है, फिर उसका विलन भी वही कंपनी, फिर दोनों में टकराव चलता नहीं। तो वैसी यहाँ दोनों विलन है, पुर्तगाली और डच। हमारे लिए दोनों विलन है जी। हाँ, तो दोनों क्या कर रहे हैं? व्यापारिक यहाँ पर सत्ता स्थापित करने के लिए, व्यापारिक जो है अपना ज़्यादा व्यापार चलाने के लिए, अपना ज़्यादा क्षेत्र जीतने के लिए दोनों क्या कर रहे हैं? यहीं पे संघर्ष कर रहे हैं, और दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को लड़ मर रहे हैं। तो 15 उसके बाद क्या हुआ? डच और पुर्तगालियों का क्या हुआ? युद्ध हुआ, और डचों ने पुर्तगालियों को पूरी तरह से भारत से क्या कर दिया? निष्कासित। यानी डचों का प्रभाव जैसे ही बढ़ा, पुर्तगालियों का प्रभाव कम हो गया, और केवल दमन, दीव और गोवा ये पुर्तगालियों के ही अधिकार में रहा पूरे आज़ादी तक। गोवा, दमन और दीव ये आज़ादी तक। जब भारत आज़ाद हो जाएगा 1961, भारत आज़ाद हो जाएगा 1961, है ना, 1947 में आज़ाद होगा, तब भी दमन, दीव और गोवा किसके अधिकार में रहेगा? पुर्तगालियों के अधिकार में रहेगा। वो 61 में भारत सरकार को सौंप के ये वापस चले जाएंगे। क्लियर है? तो इस तरह डचों ने जो है पुर्तगालियों को भारत से क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया। क्लियर है? तो जो पुर्तगाली 1498 में आए थे, वो डचों के आने के कारण भारत से क्या हो गए? निष्कासित हो गए। उनकी व्यापारिक सत्ता क्या हो गई? समाप्त हो गई। क्लियर है? पुर्तगाली लोग आए, चले गए, लेकिन उन्होंने भारत को कुछ दे के गया है। उन्होंने भारत में बहुत कुछ दे के गया। जैसे आज जो प्रिंटिंग प्रेस चलता है ना, जिसमें अखबार पुस्तकें सब छपता है, ये प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले कौन थे? पुर्तगाली। प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले कौन थे? पुर्तगाली। ठीक है? अनानास और पपीता खाने में मजा आता है नहीं? हाँ, ये भी भारत में नहीं था, ये भी लाने वाले कौन थे? पुर्तगाली। अनानास और कौन सा? पपीता। ठीक है? और आम भी कौन सा? कलमी आम नहीं भैया, अल फ्रांसिस्को आम। कौन सा आम? अल फ्रांसिस्को आम। ये भी लाने वाले कौन थे?
पुर्तगाली, ठीक है। ये लाने वाले भी कौन थे? पुर्तगाली, ठीक है। और सबसे ज्यादा आज जो देश उन्नति कर रहा है और देश जिस पे बर्बाद है वो क्या है? तंबाकू, है नहीं? वो क्या है? तंबाकू। उन्नति मतलब सबसे ज्यादा टैक्स किससे आता है? तंबाकू। और सबसे ज्यादा बर्बाद कौन हो रहा है? क्योंकि हर छत्तीसगढ़िया कुछ भी खा ले लेकिन तंबाकू खाएगा, है कि नहीं है? तो इसी में बर्बाद हो रहा है, नशा में। तो उन्नति भी है और बर्बादी भी है, किससे? तंबाकू से। और वो लाने वाला कौन है? पुर्तगाली, है नहीं? पुर्तगाली नहीं आती तो तंबाकू नहीं आया, ऐसे सोचा तो कैसे? नहीं जेकर ज़्यादा तंबाकू खा, तब पुर्तगाली नहीं आती, तब आमाबीत नहीं आती, है नहीं? और साथ ही नहीं आता काजू, क्योंकि काजू की खेती भी किसने लाया? पुर्तगाली। क्लियर है? इसके अलावा जहाज निर्माण, जो जहाज, इन लोग जहाज से आए थे, पानी जहाज से, इससे पहले जानते नहीं थे। तो पुर्तगालियों के आने से ही फिर जहाज निर्माण की प्रक्रिया भी क्या हुई? भारत में चालू हुई। तो जहाज निर्माण, खेती करना, काजू की खेती करना, तंबाकू की खेती करना, है ना, अल फ्रांसिस्को आम और पपीता, अनानास और प्रिंटिंग प्रेस, ये सब लाने वाले भारत में कौन थे? पुर्तगाली थे। क्लियर है? ठीक है, चलो। पुर्तगालियों को किसने भगाया? डचों ने, है ना। तो डच को बस पढ़ ले क्या, बाकी कल पढ़ेंगे। चलो बाकी कल पढ़ते हैं पूरा, ठीक है। तो आज केवल पुर्तगाली, बाकी देखेंगे कल।